वलीद ये बता भाई क्या जर्नी है तेरी। आई थिंक इसकी जर्नी जो है वो यही बताएगा। मेरी जर्नी कुछ हद तक बहुत सिमिलर है शजी भाई के जर्नी से। जब हमने डिसीजन लेना था यूनिवर्सिटी के लिए तो उस वक्त हमारा हमेशा पहला ऑब्जेक्टिव जो होता है वो कनाडा ही होता है। की बेसिस पे मुझे हमने फिर यूनिवर्सिटीज़ एक्सप्लोर करना शुरू की कि जी जीमैट रिक्वायर्ड होता है एमबीए के लिए, सबसे बड़ा फैक्टर जो है। सही सही तो सही जीमैट एक अलग बिल्कुल ही दुनिया है। नॉर्मल प्राइवेट यूनिवर्सिटी जैसे ये यूसीडब्ल्यू है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, डिफरेंट कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स मास्टर्स प्रोग्राम पे कॉलेज तो ऑफर ही नहीं करता, मास्टर्स जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। और मैं प्रेफर करता हूँ कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो फॉर मास्टर्स। पीआर के भी चांसेस अच्छे हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें भी अच्छी। तो मलेशिया का वीज़ा लगता है ये क्या मतलब किस तरह का वीज़ा होता है? ये भी स्टिकर होता है। अच्छा, ये पहले मतलब लाइक कितनी कंट्रीज अलाउ होती हैं इसके साथ? नहीं, इसके साथ कोई कंट्री अलाउ नहीं होती, ये सिर्फ सोली आपको मलेशिया में एंटर और एग्जिट फिर होने के लिए सिंगापुर के लिए तूने वीज़ा लगवाया मैंने था? सिंगापुर के लिए वीज़ा लगवाना पड़ता मतलब है। ट्रैवल हिस्ट्री तूने क्रिएट मैंने क्रिएट की हेलो गाइस, सो वेलकम बैक। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। अच्छा भाई, तो आज एक दोस्त है मेरा, एरिया का दोस्त है, अपने मोहल्ले में रहता है कराची में। वो आया भाई, कनाडा आया है और स्टूडेंट वीज़ा पे आया है, मेरी ही यूनिवर्सिटी में आया है। बहुत सारे लड़के मुझसे बार बार यही पूछते रहते हैं, भाई शजी भाई कोई अपना बंदा आया है, यूसीडब्ल्यू में एडमिशन लगते नहीं लगते, कनाडा का वीज़ा लगता है नहीं लगता? भाई लगता है, केस जेन्युइन हो, चीज़ें जेन्युइन हो तो लगती है। खैर बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। वलीद से उसका एक्सपीरियंस पूछते हैं, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री भी थी, उसके रिजेक्शंस भी थे, उससे स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी अपनी पीछे से जर्नी बताएगा, फिर मेन पॉइंट्स बताएंगे कि भाई क्या क्या पॉइंट जो है वो कंसिडर कर सकते हैं स्टूडेंट वीज़ा के लिए, कनाडा के लिए। तो वलीद भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि अभी मुझे आए हुए सिर्फ 5 दिन हुए हैं। 5 दिन हुए भाई। कैसा लग रहा है वैंकूवर? पहले ये बता। छोड़, वैंकूवर बहुत खूबसूरत और कैसा लग रहा है? मतलब यहाँ पे पार्क में कोई भी नहीं है, हम खाली हैं। कोई भी नहीं है, सिर्फ 2-4 लोग हैं अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं और बहुत पीसफुल है। अच्छा वलीद यार भाई ये बता, तू कहाँ से? कराची से राइट? मैं कराची से भाई। एक्चुअली ये है पंजाब का भाई, लाहौर का बच्चा ही हमारा, लेकिन है कराची में पला बड़ा। तो वलीद ये बता भाई क्या जर्नी है तेरी। आई थिंक इसकी जर्नी जो है वो यही बताएगा। मेरी जर्नी कुछ हद तक बहुत सिमिलर है शजी भाई के जर्नी से। जो हम साथ ही काफ़ी बड़े हुए और काफ़ी ए लेवल्स वगैरह करने के बाद 2014 के बाद जब हमने डिसीजन लेना था यूनिवर्सिटी के लिए तो उस वक्त हमारा हमेशा पहला ऑब्जेक्टिव जो होता है वो कनाडा ही होता है। काफ़ी सारे पाकिस्तानी, इंडियंस और हमारे सब कॉन्टिनेंट के लोगों का। तो हमने भी वैसे ही 2016 में जो है वो कनाडा के लिए अप्लाई किया यूनिवर्सिटी ऑफ मैनीटोबा में, और धक के साथ 3 महीने बाद पहली रिजेक्शन आई। काफ़ी वेटिंग, उस वक्त तो ऑनलाइन भी नहीं होता था, एसडीएस सिस्टम भी नहीं होता था, तो सारा पेपर वर्क फिजिकल सबमिशन होती थी। मतलब ये कि भाई 2015 में मैंने भी अप्लाई किया था विनीपेग के लिए, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनीटोबा के लिए। मेरे भी 2 रिजेक्शंस थे, इसके भी 2 रिजेक्शंस हैं। 3 महीने के बाद फिर अप्लाई किया ये सोच के कि शायद उनको लगे कि ये कॉन्फिडेंट है कैंडिडेट और जो वापस अप्लाई कर रहा है इससे शायद इसका वीज़ा सक्सेस रेट, मतलब हमें लगा कि वीज़ा सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। ओके। तो हमने वापस फिर अप्लाई कर दिया विद इन अ वीक। ओके। और फिर उसका जवाब आया 1 महीने बाद, वो भी रिजेक्शन में ही था। पहला रिजेक्शन की जो रीज़न थी वो थी कि जी मेरे पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और कोई मार्क नहीं था उस ट्रैवल डॉक्यूमेंट, जो रिजेक्शन डॉक्यूमेंट था। उसके अलावा जब मैंने सेकंड बार अप्लाई किया तो उन्होंने मुझे 2 और रिजेक्शन डाल दी, स्टेटिंग के यू नॉट अ बोनाफाइड स्टूडेंट और आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, प्लस आप वापस नहीं आएंगे। मतलब वही यार कि वी आर नॉट श्योर दैट यू विल लीव कैनेडा एट द एंड ऑफ योर स्टे। लाइक मतलब आप पढ़ाई करके आप लेजिट नहीं हो, राइट? बिल्कुल, ये सबका रिजेक्शन रीजन यही आता है। और उसका अब अच्छा, अब फिर तूने मेरे ख्याल से तूने ट्रैवल हिस्ट्री के लिए फिर क्या किया? ट्रैवल हिस्ट्री के लिए ये था कि मैं 2010 में जब छोटा था तो मैं अपने फादर के साथ दुबई गया था, जो मेरा वन एंड ओनली ट्रैवल एक्सपीरियंस था, और उसी 2016 में मैंने उसी को शो किया था। ठीक है, लेकिन वो दैट वाज नॉट सफिशिएंट, क्योंकि कनाडा के लिए अगर आपके पास 2 से 3 कंट्रीज एक्सेप्ट फॉर दुबई हो तो कंसिडर किया जा सकता है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री काउंट हुई है, वरना दुबई में क्योंकि आपके वीज़ाज पाकिस्तान के अबू धाबी में ही प्रोसेस होते हैं और वो उसको बहुत कम कंसिडर किया जाता है। तो मतलब मैं पॉइंट यहाँ पे ये ले सकता हूँ कि भाई कोई दुबई में है, हमारे जो लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो दुबई में है या कहीं और हैं, तो अगर वो लोग दुबई ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो लाइक तो ये कहना चाह रहा है कि भाई मतलब वो ट्रैवलिंग हिस्ट्री इतनी लेजिट, मतलब लाइक इतनी कंसिडरेबल नहीं है कैनेडियन एम्बेसी के लिए। अदर कंट्रीज जो है वो है। फिर उसके बाद मेरे ख्याल से तो बैचलर्स करने गया कनाडा के लिए। मैंने फिर काफ़ी विद अ हेवी हार्ट मैंने फिर जो है मोनाश मलेशिया में अप्लाई किया
मलेशिया, उसका ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी है जिसका एक इंटरनेशनल कैंपस मलेशिया में है, जो ऑस्ट्रेलिया में भी टॉप है और मोनाश यूनिवर्सिटी, मोनाश यूनिवर्सिटी, ओके, और मलेशिया में भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आती है वो। ठीक है। और वहाँ मैंने फिर 3 साल बहुत ज़बरदस्त जर्नी रही, तो वहीं पे मलेशिया में रहते हुए ट्रैवल हिस्ट्री को, क्योंकि मैं 3 साल वहाँ रह भी रहा था, तो मेरी वो ट्रैवल हिस्ट्री भी बन गई, प्लस मैं वहाँ से सिंगापुर भी गया। मतलब तूने वहाँ पे ट्रैवल करता रहा, जो भी बिल्कुल एवेन्यूज बाय साइड कंट्रीज थी उसमें तो ट्रैवलिंग करता रहा। वहाँ से मुझे सिंगापुर जाने की बहुत अच्छा, बड़ी और वो जो ये जो opportunity मलेशिया का वीज़ा लगता है, ये क्या मतलब किस तरह का वीज़ा होता है? ये भी स्टिकर होता है। अच्छा, ये पहले मतलब लाइक कितनी कंट्रीज अलाउ होती हैं इसके साथ? नहीं, इसके साथ कोई कंट्री अलाउ नहीं होती, ये सिर्फ सोली आपको मलेशिया में एंटर अच्छा, और एग्जिट फिर होने के सिंगापुर के लिए होता तूने वीज़ा लगवाया है। मैंने था? सिंगापुर के लिए वीज़ा लगवाना पड़ता मतलब है। ट्रैवल हिस्ट्री तूने क्रिएट मैंने क्रिएट की ओके, उससे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि उस वक्त मलेशिया से भी आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती थी सिंगापुर जाने के लिए। आपको सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का डॉक्यूमेंट और पाकिस्तान एम्बेसी का डॉक्यूमेंट, ऑथेंटिकेशन लेटर चाहिए होता था। ओके, उसके बाद आप सिंगापुर का वीज़ा अप्लाई कर सकते थे और विद इन 4 डेज़ में मुझे सिंगापुर का वीज़ा आ गया था। भाई तो आपने उधर बैचलर्स किया 3 साल का, किस में किया, लाइक मेजर्स क्या थे? मैंने बैचलर्स किया बैंकिंग एंड फाइनेंस और इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, डबल मेजर्स। ओके, तो मोनाश यूनिवर्सिटी थी, 3 साल का बैचलर्स था। देन अब उधर से मैं करता हूँ कि भाई फिर वलीद कहाँ गया बैचलर्स करके? बैचलर्स करके फिर हमारा ऑब्जेक्टिव यही था कि क्योंकि आप मलेशिया में सेटल नहीं हो सकते, उसके बाद आपको विद इन 15 डेज में मलेशिया से वापस आना पड़ता है स्टडी कंप्लीट करके, लाइक देयर आर नो पीआर ऑप्शंस। नो पीआर ऑप्शंस। तो फिर हमें 2019 नवंबर में मैं वापस आया, और टू बी प्रिसाइज मैं दिसंबर में आया, मेरी नवंबर में पढ़ाई ख़त्म हुई, मैं दिसंबर में पाकिस्तान वापस ट्रैवल किया। और फिर मैंने सोचा कि मैं 6 महीने जॉब करूंगा और फिर उसके बाद फिर हम अपने ऑप्शंस MBA के लिए एक्सप्लोर करेंगे, जो फिर मेरी मतलब बाहर ही जाना था? बाहर ही जाना। ओके, मतलब फिर बाहर नहीं जा सका 6 महीने, फिर एक्सपीरियंस फिर क्या हुआ? फिर कोरोना आ गया। फिर 2020 में कोरोना आ गया, तो वो जो 6 मंथ्स का पीरियड था वो हो गया 2 साल का। 2 साल, उस 2 साल में मैंने जॉब किया पाकिस्तान में ही। तूने मतलब लाइक कराची में ही जॉब किया? मैंने जॉब किया अपनी फील्ड से एज एन अकाउंटेंट, और उसमें एक्सपीरियंस गेन किया। और उसी दौरान में फिर हमने जो है जैसे जैसे सिचुएशन आती गई, समझ आती गई, बेहतर होती गई, तो हमने फिर अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करना शुरू किए। ओके, तो बस मतलब ये कि तूने 2 साल पाकिस्तान में जॉब करी, एंड देन तुझे कहाँ डिसाइड हुआ कि यार अब कनाडा निकलना चाहिए? फिर हमने सोचा कि चलें, 2 बार रिजेक्शन उस टाइम पे थी, अब हमारे पास वो कोई ऐसा रीज़न नहीं है जो एम्बेसी को दे सके, क्योंकि ज़ाहिर आप जब बाहर जाते हो तो आपके पास फाइनेंशियल्स तो इतने होते ही हैं, क्योंकि फिर ही आप डिसीजन ले पाते हो। तो इतने सफिशेंट फाइनेंसेस थे कि हमारा अप्लाई हो जाए और पहले साल की फ़ीस हो जाए, प्लस उसके साथ हमने ट्रैवल हिस्ट्री बना चुका था। मैं मतलब तू बैचलर्स मलेशिया में कर आ चुका था, तो जाहिर सी बात है वहाँ से भी बोनाफाइड स्टूडेंट का जो पहला तो रिफ्यूज़ल था वो ख़त्म हो गया। बिल्कुल, ट्रैवल हिस्ट्री मसला हल हो गया, सिंगापुर भी गया, मलेशिया भी गया, ट्रैवलिंग करी। उसके बाद भाई यहाँ पे आके पाकिस्तान में भी 2 साल जॉब करी, एक्सपीरियंस भी हो गया, बैचलर्स भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब आगे अब उसके बाद फिर जो सबसे क्रूशल था वो थी डॉक्यूमेंटेशन। ओके, कनाडा के लिए कि अब क्योंकि अब सिस्टम चेंज हो चुका था। जब हम 2016 में अप्लाई कर रहे थे उस वक्त हमें हर डॉक्यूमेंट के वो नॉन एसडीएस वाली फाइल जिसमें बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ती थी, बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ती थी। अब तूने इस दफ़ा एसडीएस में फाइल सिस्टम में अप्लाई तो क्या आईएलटीएस का क्या स्कोर था? और फिर मैंने जो 2016 में जब आइल्स दिया था तो उस वक्त वो 6.5 था मेरा ओवरऑल बैंड, तो पहली बार दिया था। तो जब मैंने फिर 2020 सितंबर में ड्यूरिंग कोरोना मैंने आइल्स दिया था तो वो 7.5 था मेरा। ओके, तो एक वो प्लस पॉइंट था। उसकी बेसिस पे मुझे हमने फिर यूनिवर्सिटीज़ एक्सप्लोर करना शुरू की कि जी GMAT रिक्वायर्ड होता है MBA के लिए, सबसे बड़ा फैक्टर जो है। सही तो GMAT एक अलग बिल्कुल ही दुनिया है, उसके लिए आपको प्रिपेयर करना होता है। तो मैंने GMAT के लिए 6 महीना प्रिपेयर किया, उसमें अच्छे मार्क्स नहीं आए और पैसा लगा। कितना लगा? $250। ओ तेरी खैर थी, $250। अबे पाकिस्तान से ज़्यादा लगते हैं यार। तो वो एक हैंडसम अमाउंट ज़ाहिर है, जिस तरह से डॉलर की सिचुएशन है उस हिसाब से तो बिल्कुल तकरीबन वो एक बहुत बड़ा हिट था, क्योंकि इवन तो आप उसके लिए बहुत प्रिपेयर करते हैं, लेकिन वो कंप्यूटराइज सिस्टम, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, तो खैर वो नहीं हुआ। तो फिर मैंने ऑप्शंस एक्सप्लोर किए कि जहाँ पे GMAT रिक्वायर्ड ना हो और जहाँ मेरा MBA भी हो जाए। तो मुझे वो ऑप्शंस बहुत बिल्कुल मिनिमम लग रहे थे और पाइपलाइन बहुत ही नैरो थी उस चीज़ के लिए, MBA के लिए। बहुत सर्च किया, लेकिन कोरोना में ड्यूरिंग कोरोना बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने वेव ऑफ कर दिया था अपना GMAT। ओके, लेकिन वो फिर भी बहुत एक्सपेंसिव पड़ रही थी MBA के लिए, जो मेरे बजट से भी बाहर थी और मैं इतना स्पेंड करना नहीं चाह रहा था। ओके, तो फिर मैंने YouTube पे ऐड देखा यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट का। उस वक्त बहुत हेविली एडवर्टाइजमेंट चल रही थी UCW की, और फिर मैंने उसको एक्सप्लोर किया वेबसाइट पे। तो मैंने सरप्राइजिंगली उसमें मुझे पता चला कि जी GMAT इज़ नॉट रिक्वायर्ड।
मतलब ये है भाई कहने का कि MBA या मास्टर्स करने अगर आप कनाडा आते हो तो हर यूनिवर्सिटी GMAT नहीं मांगती। इसी तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स और भी मुझसे कांटेक्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे या कनेक्ट करते हैं, वो यही कहते हैं बार बार कि यार GMAT चाहिए मास्टर्स के लिए। अरे नहीं भाई, मास्टर्स में GMAT के बगैर भी हो जाता है। देखो एक बात ये जहन में रखो कि दो चीज़ें इसमें, अगर आपका रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम है ना तो उसमें GMAT मैंडेटरी हो जाता है, उस रिसर्च बेस में GMAT के बगैर नहीं होता। लेकिन अगर आपका कोर्स बेस्ड प्रोग्राम है, जैसा भी वलीद आया यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट में UCW में, ठीक है, उधर कोर्स बेस्ड प्रोग्राम है तो उसमें GMAT की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। बाकी सारी यूनिवर्सिटी में भी, UBC में भी, यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा में भी, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में भी अगर रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम है तो GMAT की रिक्वायरमेंट है। तो उस हिसाब से UCW जो है वो बहुत अच्छा ऑप्शन है और इस वक्त सबसे ज़्यादा ग्रोइंग ऑप्शन है यहाँ पे, इसे बहुत ज़्यादा से ग्रो कर रही है, जो जिसके पास यूनिवर्सिटी का टाइटल है प्लस आपको MBA करा रही है और इसके एम्प्लॉयमेंट 100% ग्रेजुएट होने के बाद विद इन 6 मंथ्स बच्चे हायर हो जाते हैं। और अच्छा एक सॉरी ये बात काट रहा हूँ वलीद, यहाँ पे यार ये देखो जहन में रखो कि अगर एम्प्लॉयमेंट 100% ही यूनिवर्सिटी क्लेम कर रही है, राइट, के 100% एम्प्लॉयमेंट है। यार देखो मैं आपको एक बात टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो UBC UOFT के ग्रेजुएट हैं, जो यहाँ पे PR में दे आर लाइक वो सर्टिफाइड लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, सब कुछ हैं, जॉब नहीं लग रही है, कुछ नहीं लग रहा है भाई। कभी कभी आपको टाइम भी लगता है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे बोलेंगे यार नहीं यार UCW में तो एम्प्लॉयमेंट ठीक है नहीं है, चलो आई गारंटी, ठीक है मैं मान लिया, आपकी बात समझ आ गई मुझे कि नहीं है, बट आप ट्राई तो कर सकते हो यार। आप MBA ग्रेजुएट हो, यूनिवर्सिटी की डिग्री तो आपको मिली है, तो ट्राई आप कर सकते हो। इंटरव्यू कॉल्स मुझे भी काफ़ी आए थे, तो मैं वलीद को आज यही समझा रहा था कि भाई इंटरव्यू कॉल्स आएंगे तुम्हें, तुम ये नहीं सोचना कि यार तुम UCW के ग्रेजुएट हो, राइट। तो मैंने उसको यही चीज़ समझाई कि यार ये चीज़ ध्यान में रखना। अब मैं से ये पूछता हूँ कि भाई लाइक व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स। अब मैं तुम बोलोगे यार तुम्हारा प्लान क्या है, लाइक 2-3 प्लान्स बता दो कि लाइक व्हाट इज़ योर मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कमिंग टू कैनेडा एंड लाइक व्हाट इज़ योर फ्यूचर गोल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है कि एजुकेशन कंप्लीट हो, ठीक है, सबसे बड़ी मैटर है। ज़ाहिर है इसके लिए हमने बहुत स्ट्रगल किया है कि एजुकेशन कंप्लीट हो, प्लस एजुकेशन के साथ जो उसके प्रोग्राम पाथवेज हैं, ठीक है, सबसे उसके बाद वर्क परमिट टू लैंड अ जॉब इन माय फील्ड, ठीक है। तो बहुत इजी प्रोसेस है, बहुत आसान है। अब देखो यार आई थिंक वलीद मे भी तूने एक पॉइंट मिस कर दिया, मैं हर किसी का पॉइंट मिस होता है। मैं तेरा फ्यूचर गोल मैं बता देता हूँ, हर किसी का यार यही गोल होता है, एट द एंड ऑफ द डे वी नीड टू हैव अ सेकंड पासपोर्ट, दैट इज़ अ कैनेडियन पासपोर्ट। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव लाइक प्लान कि यार हमें ये अचीव करना है। एक लोगों की सक्सेस होती है कि यार मुझे ये पासपोर्ट लेना है, तो ये भी लोगों का प्लान होता है ऑफ कमिंग टू कैनेडा। मे बी शायद वलीद का हो ना हो, बिल्कुल, that's a part of the plan, right, that's a part of the plan. And guys thank you so much. I think I'm trying कि यार किसी का एक्सपीरियंस मैं शेयर कर सकूँ। बहुत सारे लोगों का मेरे पास कमेंट्स या इंस्टाग्राम पे DM जो आता है वो यही आता है, UCW में एडमिशन तो हो जाता है, वीज़ा नहीं लगता, वीज़ा पाकिस्तान से लग गया, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ ध्यान में रखें, एक प्रॉपर प्रोफाइल बनाई, एक्सपीरियंस था मलेशिया में, ट्रैवलिंग हिस्ट्री। अब वो देख रहे हो जो पुराना रिजेक्शन था, ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं है, बोनाफाइड स्टूडेंट नहीं है, जो मलेशिया गया उसने वो सारी चीज़ें पूरी कर ली। अब वो जब हो गई तो फिर कनाडा क्यों नहीं वीज़ा देगा यार, अगर आप लेजिट स्टूडेंट हो। देखो स्टूडेंट्स लेजिट होते हैं बट उनका केस सही रिप्रेजेंट नहीं होता। इसी तरह इसके साथ भी हुआ था, मेरे साथ भी हुआ था। मतलब 2015-16 में हम दोनों की रिजेक्शन हुई थी, एक नहीं इसकी भी 2 थे, मेरे भी 2 रिजेक्शंस थे। प्लस दैट वाज द केस। ऐड करना चाहूँगा आपकी बात पे कि कंट्री की पॉलिटिकल सिचुएशंस और बहुत सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं वीज़ा सक्सेस रेशो में। 2016 में आई बिलीव काफ़ी सारा कुछ इंस्टेबिलिटी थी, उसकी वजह से भी हुआ। प्लस जो है दूसरा में पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इन सब से, वो है डॉक्यूमेंटेशन। मैं एक सबसे ज़्यादा एक टिप देना चाहूँगा कि जब आप वीज़ा फ़ाइल करें तो अगर आप इवन दो आपके पास GIC है और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लीगल और वैलिड हैं, आप ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स में अगर तो आपके पास कोई प्रॉपर्टी है या तो आपके पास बैंक स्टेटमेंट में फिर भी पैसा आपके पास 2 मिलियन रुपीज़ एंड अबव अगर पड़ा है तो वो ज़रूर शो कीजिएगा। वो ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स में आप शो कर सकते हैं, उससे आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और अच्छी हो जाती है और आपके वीज़ा सक्सेस रेट्स और बढ़ जाते हैं। प्लस आपकी SOP टू द पॉइंट और अच्छी और बहुत साफ़ सुथरी होनी चाहिए और वेग नहीं हो, क्योंकि सबसे बड़ा जो रिजेक्शन अब भी अगर SGS में आता है तो ये आता है कि आपका पर्पस या आपकी कंटिन्यूटी ऑफ स्टडीज़ जो है वो सही तरह एक्सप्लेन नहीं है। ओके तो थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच वलीद भाई, जज़ाक अल्लाह। चलें भाई इनको हम ले जाते हैं, आज हमारे चल रहे हैं रमज़ान, इनको ले के जाते हैं अफ्तारी करवाने, थोड़ा सा इनको माहौल दिखाते हैं। यार यहाँ पे मुसलमान बहुत हैं, पाकिस्तानी बहुत हैं, इंडियंस बहुत हैं, बांग्लादेशी बहुत हैं, श्रीलंकन्स बहुत हैं, यार सारी कम्युनिटी है, जो नहीं नाम ले पाया सब हैं यहाँ पे। तो इट इज़ गुड टू इंटरेक्ट और कम्युनिटी के अंदर पार्ट होना, हिस्सा होना इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ इन कमिंग इन कैनेडा। तो गाइस
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। बहुत लंबी हो गई है, बहुत लंबी हो गई है। थैंक यू सो मच। एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। DM का रिप्लाई नहीं कर सका तो वीकेंड पे लाइव यूट्यूब पे और फेसबुक पे ज़रूर आऊँगा, और यूट्यूब और फेसबुक पेज पे चैनल पे जाके आप लोग ज़रूर कोशिश करो कि सब्सक्राइब करो और फॉलो करो। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू यार वली। थैंक यू सो मच। बाय।